नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1351 से 1355 तक। अध्याय 1351, राक्षसों का वध। बुदुर प्राचीन कुल गिरोह के चले जाने के साथ महान सहस्त्र महल का तनावपूर्ण माहौल छूट गया। कई दानव संहारकों ने राहत की सांस ली। अगर इन स्वर्गीय शासकों ने सचमुच वहां युद्ध शुरू कर दिया होता तो वे भी बीच में फंस जाते। लाल ज्वाला देवता के शरीर के चारों ओर बहने वाला आत्मिक मैग्मा धीरे धीरे कम हो गया। वो मुड़ा और म्यू चेन का अजीब तरह से मूल्यांकन किया। वो तुरंत अपने बगल में बैठे हाउस मास्टर लू पर हंसा और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान सहस्त्र महल उसकी पहचान स्वीकार करेगा। ऐसे में क्या म्यू चेन महान सहस्त्र महल के इतिहास का सबसे कमजोर दानव संहारक राजा बन गया? सामान्य परिस्थितियों में एक दानव संहारक राजा बनने के लिए किसी को स्वर्ग दानव सम्राट का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन म्यू चेन ऐसा करने में सक्षम नहीं था। हाउस मास्टर लू ने लाल ज्वाला देवता की ओर आंखें घुमाई और फिर म्यू चेन की ओर मुड़कर कहा, मेरे पीछे आओ। उसके व्यवहार से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे म्यू चेन से कुछ कहना था। म्यू चेन ने सिर हिलाया और दादी ही की ओर मुट्ठियां भींच ली। उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। फिर वो जल्दी से हाउस मास्टर लू के पास पहुंच गया। हाउस मास्टर लू के पीछे पीछे दोनों व्यक्ति महान सहस्राब्दी भवन में दाखिल हुए। एक हॉल में हाउस मास्टर लू ने मुड़कर म्यू चेन को घूरा। धीरे से उन्होंने कहा, म्यू चेन, महान सहस्राब्दी भवन के मुख्यालय ने एक दानव संहारक राजा के रूप में आपकी पहचान को मान्यता दी है, लेकिन क्योंकि आपकी अपनी ताकत अभी भी कमजोर है, इसलिए महान सहस्राब्दी भवन आपको एक दानव संहारक राजा के अधिकार देने में असमर्थ है। यह सुनकर म्यू चेन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। वो मूर्ख नहीं था, इसलिए उसने ये नहीं सोचा होगा कि अगर उसे दानव संहारक राजा के पद पर पदोन्नत कर दिया गया तो वो सचमुच महान सहस्त्र महल के उच्च पदों पर पहुंच पाएगा। इस भूमिका के साथ महान सहस्त्र महल के शासकों को संगठित करने का अधिकार भी आया। अपनी अपार शक्ति के साथ महान सहस्त्र महल की सत्ता संरचना भी बिल्कुल स्पष्ट थी। एक दानव संहारक राजा के पास शक्तिशाली अधिकार और प्रतिष्ठा होती थी। अगर म्यू चेन एक दिव्य स्वर्गीय शासक होता तो महान सहस्त्र महल निश्चित रूप से उसका स्वागत करता, लेकिन दुर्भाग्य से वो पूर्ण सांसारिक शासक बनने से केवल आधा कदम दूर था और ये शक्ति स्पष्ट रूप से उसे महान सहस्त्र महल में एक दानव संहारक राजा की शक्ति का आनंद लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर वो ऐसा जबरदस्ती करता तो वो खुद पर मुसीबत ला देता। आखिरकार कोई भी उस दानव संहारक राजा की आज्ञा नहीं मानेगा जो पूर्ण सांसारिक सम्राट से बस आधा कदम दूर था। म्यू चेन को शांति से सिर हिलाते देख हाउस मास्टर लू थोड़ा हैरान हुआ। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? म्यू चेन मुस्कुराया और बोला, मैं महान हजार महल के नियमों को समझता हूं। अगर मैं सचमुच ये दानव संहारक राजा बनना चाहता तो मैं बस खुद को अपमानित करता। हाउस मास्टर लू की निगाहों में एक प्रभावित चमक चमक उठी। हालांकि म्यू चेन युवा था, वो घमंडी नहीं था और अपनी सीमाओं को जानता था। वो जानता था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास दानव संहारक राजा के अधिकार नहीं है, लेकिन आपकी भूमिका मान्यता प्राप्त है। चाहे कुछ भी हो, जो कोई भी आपको छूना चाहता है उसे महान हजार महल को नाराज करने की चिंता करनी होगी। और जैसे ही आपके पास ताकत होगी और आप महान हजार महल में आने के लिए तैयार होंगे, मैं आपको हमेशा दानव संहारक राजा की शक्ति प्रदान करूंगा।
हाउस मास्टर लू ने कहा, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। म्यू चेन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मुस्कुराया। वो इस फैसले से बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं था और वो आभारी था कि वे उसकी मदद कर पाए। हाउस मास्टर लू मुस्कुराए और बोले, इसके अलावा, हालांकि आप भाग्य से दानव संहारक राजा बन गए हैं, लेकिन आपके द्वारा जमा किए गए दानव संहार अंक वैध है। म्यू चेन दंग रह गया और उसकी आंखों में आश्चर्य झलक आया। हाउस मास्टर, क्या आपका मतलब है कि मैं इन दानव संहारक अंकों का उपयोग कर सकता हूं? महान सहस्त्र महल में कोई भी ढेर सारे खजाने पा सकता था। वहां विभिन्न स्तरों की सभी प्रकार की पवित्र कलाकृतियां, संप्रभु दिव्य पिंड, आध्यात्मिक गोलियां और यहां तक कि दुर्लभ महाशक्तियां भी थी। इसलिए ये बेहद कीमती उपलब्धियां थी। अतीत में इस डर से कि दानव संहारक राजा की उपाधि उसे संयोग से मिली है, म्यू चेन ने कभी नहीं सोचा था कि ये अंक उपयोगी होंगे। लेकिन अब हाउस मास्टर लू का स्पष्ट अर्थ था कि वह इन्हें खजाने के बदले में बदल सकता है। म्यू चेन के आश्चर्य को देखकर हाउस मास्टर लू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर भीतरी हॉल की ओर मुड़े। आओ मेरे साथ। म्यू चेन उल्लासित होकर उनके पीछे पीछे चला। हाउस मास्टर लू के पीछे पीछे वे कुछ हॉल से गुजरे और अंततः एक बंद गोदाम में पहुंचे। उनकी आस्तीन के एक झटके से कांसे का द्वार एक उज्जवल आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगा उठा। द्वार चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके चेहरों पर एक तेज रोशनी चमक उठी और म्यू चेन अपनी आंखें भी पूरी तरह नहीं खोल पाया। जब उसने गौर से देखा तो वो दंग रह गया। विशाल भंडार गृह में क्रिस्टल बॉल लटके हुए थे और हर क्रिस्टल बॉल में एक खजाना था जो चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बिखेर रहा था। ये वस्तुएं स्पष्ट रूप से असाधारण थी। म्यू चेन ने खजाने से भरे उस भंडार गृह को देखा और प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। ये सचमुच महान सहस्त्र महल है। महान सहस्त्र महल एक सर्वोच्च शक्ति होने के योग्य था। सिर्फ एक शाखा के पास इतना समृद्ध खजाना था और ये ऐसी चीज थी जिसकी तुलना कोई साधारण शक्ति कभी नहीं कर सकती थी। हाउस मास्टर लू म्यू चेन को अंदर लाए और मुस्कुराए। क्रिस्टल बॉल पर उनकी कीमतें अंकित है। अगर वे आपकी नजर में आ जाए तो जब तक आपके पास पर्याप्त दानववध अंक हो, उन्हें बदला जा सकता है। म्यू चेन की निगाहें गर्म हो गई और वो तेजी से आगे बढ़ा। उसकी नजरें क्रिस्टल बॉल पर घूम रही थी। उच्च श्रेणी की पवित्र वस्तु, स्वर्गीय ज्वाला भाला, 800 दानववध अंक, पूर्ण महाशक्ति, मामूली प्रकाश उंगलियां, 1100 दानववध अंक, वसंत ऋतु में खिलते पेड़, 99 संप्रभु, दिव्य पिंड, 39वें स्थान पर, 1300 दानववध अंक। क्रिस्टल बॉल्स में सभी प्रकार के कीमती खजाने चकाचौंध और अद्भुत थे। हालांकि उसकी वर्तमान अवस्था में सामान्य उच्च श्रेणी की पवित्र वस्तुएं और पूर्ण महाशक्तियां अब उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। हाउस मास्टर लू, क्या आपके पास और भी उन्नत वस्तुएं हैं? म्यू चेन ने पूछा। वो मुस्कुराया और बाई ओर के क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, इनमें से अधिकांश अर्ध दुर्लभ दिव्य कलाकृतियां हैं। मुझे लगता है कि ये आपको पसंद आएंगी। सामान्यतः अधिकांश दुर्लभ दिव्य कलाकृतियां स्वर्गीय शासकों की होती थी। इसलिए अर्ध दुर्लभ दिव्य कलाकृतियां उन लोगों के लिए सबसे शक्तिशाली थी जो अभी तक स्वर्गीय शासक तक नहीं पहुंच पाए थे। यह सुनकर म्यू चेन जल्दी से आगे बढ़ा। उसे अर्ध दुर्लभ दिव्य कलाकृतियों में अत्यधिक रुचि थी। आखिरकार दिव्य सम्राट तलवार की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और उसे वास्तव में एक उच्च श्रेणी का खजाना हाथ में चाहिए था। वो एक आदमी के सिर के आकार के क्रिस्टल बॉल के पास रुका और उसे देखा। उसने एक काला कोड़ा धीरे धीरे घूमता हुआ देखा। कांटों से भरा हुआ और ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहा था। कोड़े के ऊपर प्रत्येक भाग पर
प्राचीन रून उत्कीर्ण प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही वो ऐंठता, उससे एक रहस्यमय आभा निकलती। म्यू चेन ने काले कोड़े को देखा और आश्चर्य से आवाज निकाली, क्योंकि उसे थोड़ी सी पहचान महसूस हुई। उसके बगल में हाउस मास्टर लू मुस्कुराए और समझाया, इस कोड़े को ईश्वर बंधन कोड़ा कहा जाता है, एक अर्ध दुर्लभ दिव्य कलाकृति। ये प्राचीन मंडला फूल की शाखाओं और पत्तियों से बना है, जो निश्चित रूप से स्वर्गीय सम्राट के पद तक पहुंच गया होगा। ओह, ये मंडला फूल की शाखाओं और पत्तियों से बना है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इससे परिचित महसूस करता था। ये एक अनमोल खजाना था, और अगर ये मंडेला को दे दिया जाता तो ये निश्चित रूप से उनके हाथों में एक बड़ी शक्ति का संचार करता। पवित्र खाड़ी शहर छोड़ने के बाद म्यू चेन ने तियानलुओ महाद्वीप वापस जाने का फैसला किया। आखिरकार म्यू एस्टेट को स्थापित हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, और अगर वो लंबे समय तक अनुपस्थित रहता तो मंडेला की मदद के बावजूद लोगों की वफादारी डगमगा जाती। ये ईश्वर बाध्यकारी चाबुक मंडेला के लिए एक उपहार था। आखिरकार म्यू एस्टेट का प्रबंधन करने में उसकी मदद करना कठिन परिश्रम था। म्यू चेन ने कीमत पर नजर डाली। 2000 दानववध अंक उसकी स्वीकार्य सीमा में थे। उसने तुरंत दानव संहारक टोकन निकाला और उसे उस क्रिस्टल बॉल पर लहराया। जैसे ही क्रिस्टल बॉल धीरे धीरे उसकी ओर तैरती हुई आई, प्रकाश चमक उठा और फिर उसने उसे एक लहर के साथ दूर रख दिया। वो आगे बढ़ा और जल्द ही उसने कुछ और देखा। ये एक उत्तम क्रिस्टल लग रहा था, कान की बाली, और पेंडेंट में एक पन्ना हरा तरल पदार्थ था। ये अजीब तरल पदार्थ ही था जिसने कान की बाली को अनोखा बना दिया था। युवक, तुम्हारी पसंद अच्छी है। ये दिव्य आत्मा कैल्सेडनी है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच। ये हजारों सालों से धरती के नीचे दबा हुआ है। पहनने पर यह साधना की गति को बहुत बढ़ा सकता है। इसे साधना में सहायता के लिए एक अद्भुत खजाना माना जा सकता है। हालांकि यह स्वर्गीय शासकों के लिए बेकार है, इसलिए इसे केवल एक अर्ध दुर्लभ दिव्य कलाकृति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हाउस मास्टर लू ने म्यू चेन की निगाहें देखी और हंस पड़े। म्यू चेन ने सोचा, ये दिव्य आत्मा कैल्सेडनी स्पष्ट रूप से लुओ ली के लिए बहुत उपयुक्त थी। इस समय वो केवल एक निम्न सांसारिक शासक थी, लेकिन इससे उसे साधना के मामले में बहुत लाभ होगा। उसने विनिमय मूल्य देखा। ये 3000 दानववध अंक थे, जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि इस तरह का साधना खजाना, जैसी कि उम्मीद थी, ज्यादा मूल्यवान था। हालांकि लुओ ली के लिए ये इसके लायक था, इसलिए हाथ हिलाकर उसने इसे ले लिया। गृहस्वामी मुस्कुराए और बोले, होशियार लड़के, अपनी प्यारी महिला को मुस्कुराने के लिए तुम उदार हो। ऐसी वस्तु जाहिर तौर पर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, और यह स्पष्ट रूप से उसकी प्रेमिका के लिए एक उपहार था। उसकी चिढ़ाने की बात सुनकर म्यू चेन भी मुस्कुराया। उसने दानववध टोकन पर एक नजर डाली। अभी कुछ ही समय हुआ था और उसने अपने आधे अंक खर्च कर दिए थे, जिससे वो मन ही मन चौंक गया। राक्षसवध अंकों की ये राशि वास्तव में खर्च करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे दानववधियों ने अंक अर्जित करने के लिए पवित्र खाड़ी महाद्वीप पर इतना समय बिताया था। अब मैं देख सकता हूं कि क्या मेरे लिए कोई अर्ध दुर्लभ दिव्य कलाकृतियां उपयुक्त है। म्यू चेन ने एक पल सोचा, फिर कुछ उत्सुकता के साथ खोज जारी रखी। काफी देर तक देखने के बाद उसके कदम धीरे धीरे रुक गए। उसने आश्चर्य से अपने बगल में रखे क्रिस्टल बॉल को देखा। उसमें कोई अर्ध दुर्लभ दिव्य कलाकृति नहीं थी, बल्कि उसमें से एक जेली जैसा सुनहरा तरल धीरे धीरे बह रहा था। सुनहरे तरल से एक रहस्यमयी लहर निकल रही थी। ये है। म्यू चेन ने आंखें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में संदेह की एक चमक उभर आई। वर्जा स्पिरिट डिस्ट्रॉइंग प्लाज्मा,
अध्याय 1352 पृथक्करण। वर्जा आत्मा विध्वंसक प्लाज्मा एक अनोखा सांसारिक खजाना था जिसे वर्जा आत्मा विध्वंसक पत्थर द्वारा रूपांतरित किया गया था। यह देखने में पानी जितना मुलायम था, लेकिन अविनाशी था। यह बड़ा या छोटा हो सकता था और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में एक अनोखी भेदन शक्ति थी और यह बहुत विनाशकारी थी। वर्जा आत्मा विध्वंसक प्लाज्मा को अधिकांश दुर्लभ दिव्य कलाकृतियों में तब जोड़ा जाता था जब उसे गढ़ा जाता था, जो इस बात का प्रमाण था कि यह कितना दुर्लभ था। क्या यह आपकी नजर में आया? क्या आप एक दुर्लभ दिव्य कलाकृति गढ़ना चाहते हैं? हाउस मास्टर लू ने मू चेन की नजर देखी और आश्चर्य से उससे पूछा। मू चेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो एक दुर्लभ दिव्य कलाकृति गढ़ना नहीं चाहता था। वर्जा आत्मा विनाशकारी प्लाज्मा का उस पर एक रहस्यमय प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसका अमर स्वर्ण शरीर संघनित करने में सक्षम था। अमर देव रूनों को, जो सदैव परिवर्तनशील और अथाह थे, यदि वो अमर देव रूनों को प्रेरित करने की प्रक्रिया में इसके बाहरी भाग को वर्जा आत्मा विध्वंसकारी प्लाज्मा की एक परत से ढक पाता, तो ऐसी शक्ति उसे निश्चित रूप से एक उच्च पद पर पहुंचा देती, या यहां तक कि शायद वह एक सच्ची दुर्लभ दिव्य कलाकृति भी प्राप्त कर लेता। उसकी राय में यह एक ऐसा खजाना था जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। म्यू चेन ने विनिमय मूल्य पर एक नजर डाली, जो 3000 दानववध अंक थे। उसने एक पल के लिए इस पर विचार किया और फिर अपने हाथ की एक लहर से इसे बदल दिया। यदि वर्जा आत्मा विध्वंसकारी प्लाज्मा अब उसके हाथ में होता, अमर देव रूनों के साथ जोड़े जाने पर, दोनों का संयोजन लगभग एक सच्ची दिव्य कलाकृति जितना ही शक्तिशाली था। इसलिए वर्जा स्पिरिट डिस्ट्रॉइंग प्लाज्मा का आदान प्रदान करने के बाद केवल 2000 अंक बचे थे। उसके पास मूल रूप से 10,000 थे। उसने इन बचे हुए 2000 अंकों का उपयोग कुछ मध्यम श्रेणी की पवित्र वस्तुओं और कुछ आध्यात्मिक गोलियों के आदान प्रदान के लिए किया, जो नौवीं श्रेणी और निम्न सांसारिक शासकों के लिए उपयोगी होंगी। हालांकि वो इन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन ये म्यू एस्टेट के लिए काफी दुर्लभ थी। अपने सभी दानववध अंक समाप्त करने के बाद म्यू चेन ने खुशी से ताली बजाई। हालांकि वो अभी भी और अधिक चाहता था, इसलिए उसने हाउस मास्टर लू के नेतृत्व में खजाना छोड़ दिया। क्या आप महान आत्मा प्राचीन कुल में जाना चाहते हैं? जब म्यू चेन और लुओली दोबारा मिले तो उसने सुना कि लुओली ने लाल ज्वाला देवता के पीछे महान आत्मा प्राचीन कुल में जाने की योजना बनाई है। ये सुनकर म्यू चेन हैरान होकर चिल्लाई। लुओली ने धीरे से मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसका सुंदर सफेद जेड जैसा चेहरा चमक रहा था। उसकी सुंदरता चमकदार थी। लुओ देव कुल सही रास्ते पर है। रक्त देव कुल बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अब कोई खतरा नहीं है। जब तक लुओ देव कुल मन की शांति में है, कोई समस्या नहीं होगी, लुओ ली ने धीरे से कहा। मू चेन ने भौहें चढ़ाई और सोचा। पहले लुओ ली को महान आत्मा प्राचीन कुल में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उसने इतनी जल्दी अपना मन क्यों बदल लिया? लुओ ली को घूरते हुए म्यू चेन की निगाहें टिमटिमा गई। क्या तुम मेरी वजह से महान आत्मा प्राचीन कुल में जा रहे हो? लुओ ली स्तब्ध रह गई। म्यू चेन का रूप देखकर वो जानती थी कि वो उससे ये बात नहीं छिपा सकती। अपने लाल होठों को काटते हुए उसने कहा, मैं अब बहुत कमजोर हो गई हूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। हालांकि वो बुदुर प्राचीन कुल पर म्यू चेन के साथ दुर्व्यवहार के लिए क्रोधित थी, लेकिन एक स्वर्गीय शासक के सामने वो शक्तिहीन थी। अगर वो लुओ देव दिव्य शरीर का अभ्यास भी करती तो भी वो व्यर्थ होता। प्राचीन पवित्र गुल्ड की इस यात्रा के बाद उसे अपनी शक्ति की कमी का भी एहसास हुआ। न केवल वो म्यू चेन की ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी, बल्कि उसे हर समय उसकी चिंता करने की भी जरूरत थी। उसका अभिमान
उसे ये सब सहने नहीं देगा। अब अगर वो म्यू चेन से आगे निकलना चाहती थी तो उसके लिए एकमात्र रास्ता महान आत्मा प्राचीन कुल में जाकर एक पवित्र युवती बनना था। एक बार जब वो पवित्र युवती बन जाती तो महान आत्मा प्राचीन कुल में उसका एक असाधारण स्थान होता। महान आत्मा प्राचीन कुल की पृष्ठभूमि के कारण अगर भविष्य में मूचेन का बुदुर प्राचीन कुल से कोई झगड़ा हो जाता तो वो महान आत्मा प्राचीन कुल की शक्ति का उपयोग करके उसकी मदद कर पाती। इस तरह वो ये सुनिश्चित कर पाती कि बुदुर प्राचीन कुल बहुत दूर जाने की हिम्मत न करे। मूचेन लुओ ली को घूर रहा था। लड़की के हाव भाव देखकर वो ठीक ठीक समझ गया कि वो क्या सोच रही है, इसलिए वो भावुक हुए बिना नहीं रह सका। महान आत्मा प्राचीन कुल 5 प्राचीन कुलों में से एक था, और हालांकि लुओ ली के पास महान आत्मा स्वर्ग भेदी प्रकाश की विरासत थी, फिर भी उसे पवित्र युवती का पद बनाए रखने के लिए कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। इसके बावजूद वो जाने के लिए दृढ़ थी। वो उसके प्रति उसकी भावनाओं को समझ सकता था, जिसने उसे ये निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया था। लुओ ली। जैसे ही म्यू चेन उससे बात करने वाला था, लुओ ली ने अपना नाजुक हाथ बढ़ाया और धीरे से म्यू चेन का मुंह ढक दिया। फिर वो मुस्कुराई और बोली, मुझे मनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही तय कर लिया है। मैं महान आत्मा प्राचीन कुल में सुरक्षित रहूंगी, इसलिए मेरी चिंता मत करो। म्यू चेन दुविधा में था। उसने अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखा और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चयी चमक देखी। इससे उसे पता चल गया कि लुओ ली ने पहले ही अपना मन बना लिया था। इसलिए वो केवल धीरे से सिर हिला सका। फिर दिव्य आत्मा कैल्सेडनी निकाल लिया, जिसे उसने पहले बदला था। फिर वो मुस्कुराया और कहा, यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारी साधना में बहुत मदद करेगा। लुओ ली ने उत्सुकता से उसे ले लिया। क्रिस्टल में ढली बालियां बेहद नाजुक थी। पेंडेंट में लगे हरे जेड कैल्सेडनी से एक अतुलनीय रूप से शुद्ध आभा निकल रही थी। वो आभा हृदय में व्याप्त हो जाती और शरीर को शीतल बना देती। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह भी तेज हो जाता। क्या ये दिव्य आत्मा कैल्सेडनी है? लुओ ली ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखें तेज थी, इसलिए उसने आसानी से पहचान लिया कि हरा कैल्सेडनी एक अनमोल खजाना है। मू चेन ने सिर हिलाया। इन्हें पहन लो। लुओ ली ने सिर हिलाया, फिर धीरे से क्रिस्टल की बालियां पहन ली। उसके कानों के लोब नाजुक और गोरे थे। क्रिस्टल की बालियां उन्हें सुशोभित कर रही थी और धीरे धीरे लहरा रही थी, जिससे उसकी मनमोहक सुंदरता और भी निखर रही थी। लुओ ली ने धीरे से बालियों को छुआ, फिर अपना सिर झुकाया और मू चेन की ओर मुस्कुराई। क्या ये अच्छे लग रहे हैं? उसकी मुस्कान वाकई एक प्यारी सी मुस्कान थी। और हालांकि वो और मू चेन महान 1000 घर के कोने में थे, फिर भी कई चकाचौंध भरी निगाहें उस पर टिकी थी। इससे पहले कि उनकी लालची निगाहें लुओ ली को समझ पाती, म्यू चेन ने पलटकर लुओ ली को रोक लिया और कहा, जब मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहां नहीं हूं, तो इतनी खूबसूरती से मत मुस्कुराओ। ये सुनकर लुओ ली शर्म से मुस्कुराई और बड़बड़ाई, क्या? मुझे डर है कि बाकी लोग खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। मू चेन ने उसे चिढ़ाया। लुओ ली ने उसकी तरफ आंखें घुमाई, लेकिन जब उसने मू चेन को करीब आते देखा, जैसे जैसे उसकी जानी पहचानी आभा पास आ रही थी, उसने अपनी हथेली उसके सीने पर रख दी। वो शर्म से मू चेन को घूरने लगी। उसकी क्रिस्टल जैसी आंखों में शर्म झलक रही थी। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मू चेन ने मुंह बनाया और मुस्कुराई। हमें जल्द ही फिर से एक दूसरे से दूर जाना है, तो क्या तुम उससे पहले मुझे दिलासा नहीं दोगी? अगर नहीं, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लुओ ली ने अपने होंठ काटे और मू चेन को घूरने लगी। उसे शर्म आ रही थी। यह लड़का आमतौर पर सौम्य और परिपक्व होता है, लेकिन अब वह बेशर्मी कर रहा है। हालांकि जैसे ही उसने सोचा कि वे कुछ समय के लिए अलग हो जाएंगे,
लुओ ली भी अलग होने से हिचकिचा रहा था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार अपना छोटा सा हाथ वापस खींच लिया जो मु चेन को रोक रहा था। चेन। साथ ही वो हताश होकर मु चेन को घूरती रही, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर मु चेन अपने दिल में उमड़ती भावनाओं का विरोध नहीं कर सका। उसने अपनी बाहें फैलाई और लुओ ली को उसकी नाजुक कमर से पकड़ लिया। फिर उसने अपना सिर झुकाया और उसके गुलाबी होठों को चूमा। दरार। हालांकि वे कोने में छिपे हुए थे और रोशनी कम थी, लुओ ली की सुंदरता वाकई बहुत चमकदार थी। इसलिए कई लोग उन्हें अभी भी देख सकते थे और चाय के प्यालों के टूटने की आवाज लगातार गूंज रही थी। कई दानव संहारक इस बात से व्यथित थे कि इतनी सुंदर स्त्री का अपहरण कर लिया गया था। उस म्यू चेन को पिछले जन्म में बिजली गिरी होगी, तभी उसे इस जन्म में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। म्यू चेन ने इस शोरगुल पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसके होठों के मादक स्पर्श का आनंद लेता रहा। अंततः लुओ ली ने उसे एक तरफ धकेल दिया। उसका आमतौर पर सुंदर और शांत चेहरा लाल हो गया था और उसकी रेशमी आंखें शर्म और शर्मिंदगी से चमक रही थी। हे लुओ ली द्वारा घूरे जाने के बाद म्यू चेन हंसा। उसका पेट अभी भरा नहीं था, इसलिए वो फिर से उसके करीब आ गया। ऐसा करते ही लुओ ली ने अपनी छोटी मुट्ठियों से उसके बगल में हल्के से मुक्का मारा। खांसी। जैसे ही दोनों छेड़खानी कर रहे थे, एक सूखी खांसी सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा कि लाल रंग की ज्वाला देवता उनकी ओर आराम से आ रहे हैं। उसने म्यू चेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बेटे, अपना ध्यान रखना। तुम मेरे महान प्राचीन कुल की पवित्र युवती के साथ सार्वजनिक रूप से इतना दुस्साहस कैसे कर सकते हो? यह सुनकर म्यू चेन चिंतित नहीं हुआ, बल्कि अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मुस्कुराया। फिर उसने उत्तर दिया, जब मैं जाऊंगा तब मुझे तुम्हें महान आत्मा प्राचीन कुल में लुओ ली की देखभाल करने के लिए परेशान करना होगा। बिल्कुल। लाल ज्वाला देवता ने अपने होंठ भींचे और कहा, निश्चिंत रहो, लुओ ली की साधना गति महान आत्मा प्राचीन कुल में तुम्हारी साधना गति से तेज होगी। म्यू चेन को इस बारे में कोई संदेह नहीं था। लुओ ली की साधना प्रतिभा, लुओ देव दिव्य शरीर और महान आत्मा स्वर्ग भेदी प्रकाश के साथ महान आत्मा प्राचीन कुल निश्चित रूप से उसका पालन पोषण करेगा। इस प्रकार वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से एक स्वर्गीय शासक बनने के लिए आगे बढ़ेगी। अब जब सारी खुशियां खत्म हो गई हैं, तो चलें। लाल ज्वाला देवता मुड़े और लुओ ली की तरफ मुस्कुराए। लुओ ली ने म्यू चेन की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया। लाल ज्वाला देवता की आस्तीन के एक झटके से लाल लौकी हवा में फैल गई। जब वो और लुओ ली उस पर उतरे तो लाल रोशनी टिमटिमाई और आकाश में गायब हो गई। उन्हें जाते हुए देखने के बाद म्यू चेन को काफी देर तक होश नहीं आया। म्यू चेन, अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो हम वैन परिवार के पास वापस जा रहे हैं। वैन किंगशुआन म्यू चेन के पास आए, उनके कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराए। भाई म्यू, अगर भविष्य में आपके पास समय हो तो आप हमसे मिलने आ सकते हैं। वेन जियू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मुस्कुराए। म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वैन किंगशुआ ने हाथ हिलाया और जैसे ही वैन की दादी ने अपनी आस्तीन लहराई, वे आध्यात्मिक प्रकाश में परिवर्तित हो गए और दूर चले गए। मु चेन फिर लिंग शी और लोंग जियांग की ओर देखने के लिए मुड़ा, जबकि वो मुस्कुराया और आलस्य से खिंचा। फिर उसने कहा, चलो पहले तियानलुओ महाद्वीप चलते हैं। उसे महाद्वीप छोड़े 1 साल से ज्यादा हो गया था। जब वो गया था तब वो केवल एक निम्न पार्थिव सम्राट था, लेकिन अब वो पूर्ण सांसारिक सम्राट से आधा कदम दूर था। शुरुआत में उसके पास म्यू एस्टेट का समर्थन करने की कोई क्षमता नहीं थी, इसलिए उसे अनियंत्रित अधीनस्थों को दबाने में मदद के लिए मंडेला की जरूरत थी।
लेकिन अब वो लगभग अजेय था और केवल स्वर्गीय सम्राट ही उससे ज्यादा शक्तिशाली थे। मुझे आश्चर्य है कि म्यू एस्टेट अब कैसा है। वो बुदबुदाया, फिर वो मुस्कुराया और प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और आकाश में उड़ गया। अध्याय 1353 बैंगनी बादल संप्रदाय। तियानलुओ महाद्वीप, उत्तरी क्षेत्र, म्यू एस्टेट मुख्य हॉल। जनसमूह मुख्य हॉल में एकत्रित हुआ। उत्तरी क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति होने के नाते म्यू एस्टेट पहले से ही एक योग्य अधिपति था। उत्तरी क्षेत्र के भीतर कई शक्तियां हार मान चुकी थी। शक्तिशाली लोगों का एक निरंतर प्रवाह म्यू एस्टेट की ओर मुड़ा, जिससे ये और भी मजबूत हो गया। हालांकि मुख्य हॉल में कई सम्राट एकत्रित थे, फिर भी माहौल उदास था। हॉल के शीर्ष पर सुनहरे सिंहासन पर काले रंग की पोशाक पहने विशेष रूप से दुबली-पतली मंडेला बैठी थी। म्यू चेन की ओर से उन्हें प्रभारी बनाए जाने के बाद से उत्तरी क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी। म्यू एस्टेट की स्थापना के बाद से एस्टेट मास्टर म्यू चेन उत्तरी क्षेत्र छोड़ चुके थे और अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए सारी व्यवस्था मंडेला द्वारा बनाए रखी गई थी। यही कारण था कि उत्तरी क्षेत्र में कई लोगों ने मंडेला का नाम तो सुना था, लेकिन मायावी म्यू चेन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मंडेला के अधीनस्थों की दिशा में पवित्र पूर्वज लियू तियानदाओ और पाताल लोक के स्वामी खड़े थे। वे उत्तरी क्षेत्र की पुरानी शक्तियों के शासक थे, लेकिन अब वे म्यू एस्टेट के अधीनस्थ थे। उनके नीचे म्यू एस्टेट के अन्य शक्तिशाली शासक खड़े थे। कुल मिलाकर वे अतीत के तियानलुओ महाद्वीप से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। सिंहासन पर मंडेला ने अपने दुबले-पतले चेहरे पर ठंडेपन के साथ आर्मरेस्ट पर धीरे से थपथपाया। उन्होंने आसपास का जायजा लिया और धीरे से कहा, मुझे सूचना मिली है कि बैंगनी बादल संप्रदाय का दूत जल्द ही म्यू एस्टेट में आएगा। हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि बैंगनी बादल संप्रदाय, ये 3 शब्द सुनते ही कई शासकों के चेहरे बदल गए। ऐसा लग रहा था मानो वे उनसे डरते हों। तियानलुओ महाद्वीप महान सहस्राब्दी विश्व में एक विशाल महाद्वीप था। इसका विशाल भूभाग 5 क्षेत्रों में विभाजित था: पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और मध्य। उत्तरी क्षेत्र के एक छोटे से कोने में था। हालांकि म्यू एस्टेट अब उत्तरी क्षेत्र का अधिपति बन गया था, लेकिन पूरे उत्तरी क्षेत्र की तुलना में इसे औसत ही माना जा सकता था। हालांकि मंडेला द्वारा पूर्व में संदर्भित बैंगनी बादल संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र की 3 सर्वोच्च शक्तियों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि बैंगनी बादल संप्रदाय का प्रत्येक बुजुर्ग एक पूर्ण सांसारिक संप्रभु था और उनकी शक्ति दुर्जेय थी। इसके विपरीत मंडेला द्वारा समर्थित म्यू एस्टेट निस्संदेह उनके लिए एक जुगनू के समान महत्वहीन था। तियानलुओ महाद्वीप का पानी इतना गहरा था कि अतीत में उन्होंने जो कुछ भी देखा था, चाहे वह महान जिया राजवंश हो या संत दानव महल, वे अपने आप में प्रसिद्ध थे, लेकिन फिर भी इन छिपी हुई पुरानी शक्तियों से दूर थे। इसलिए जब म्यू एस्टेट के कई शासकों ने बैंगनी बादल संप्रदाय के बारे में सुना, तो वे इसकी प्रतिष्ठा देखकर दंग रह गए। एक क्षण बाद लियू तियानदाओ ने गंभीरता से पूछा, बैंगनी बादल संप्रदाय क्या चाहता है? और क्या वे चाहते हैं कि हम उनके अधीनस्थ बन जाएं? उत्तरी क्षेत्र के अधिपति की प्रतियोगिता जल्द ही आ रही है। बैंगनी बादल संप्रदाय स्पष्ट रूप से कुछ शतरंज के मोहरे इकट्ठा करना चाहता है, ताकि वे अन्य 2 सर्वोच्च शक्तियों के खिलाफ लड़ सकें। मंडेला ने उपहास किया। अतीत में जब उत्तरी क्षेत्र की सेनाएं बिखरी हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को आकर्षित करना असंभव था। लेकिन अब जब उत्तरी क्षेत्र हमारे म्यू एस्टेट द्वारा एकीकृत हो गया है और हमारी ताकत बढ़ गई है, तो इसे निशाना बनाया गया है। ये सुनकर सभी गंभीर हो गए।
उन्होंने अभी अभी उत्तरी क्षेत्र का एकीकरण किया था और अभी तक उसकी प्रतिष्ठा का भरपूर आनंद नहीं उठाया था, और अब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पवित्र पूर्वज ने गंभीरता से कहा, उत्तरी क्षेत्र के अधिपति का मुकाबला बेहद क्रूर है। ये 3 सर्वोच्च शक्तियों के बीच का युद्ध क्षेत्र है। मुझे नहीं पता कि हमारे जैसी कितनी शक्तियां प्रत्येक युद्ध में लुप्त हुई है। अगर हम आसानी से हस्तक्षेप करते तो मुझे डर है। सरपेंटिस ओल्ड मैन ने आह भरी और कहा, लेकिन अगर हम मना करते हैं तो हम बैंगनी बादल संप्रदाय को सम्मान नहीं दे रहे हैं। वे बेहद शक्तिशाली हैं और हमारे म्यू एस्टेट में मना करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम उनके शतरंज के मोहरे भी नहीं बन सकते। हॉल में कई सम्राट झगड़ने लगे। जाहिर है बैंगनी बादल संप्रदाय के दूत के आगमन ने उनके दिलों में भय पैदा कर दिया था। ये दृश्य देखकर मंडेला भी भौंचक के रह गए। वो तो बस उत्तरी क्षेत्र को एकीकृत करना और मू एस्टेट को मजबूत बनाना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसके प्रयास पर्पल क्लाउड संप्रदाय को आकर्षित करेंगे। ये वास्तव में एक बड़ी समस्या थी। हॉल में झगड़ा जारी रहा और असंतोष की एक आवाज गूंजी, मुझे नहीं पता कि एस्टेट मास्टर अब कहाँ है। वो ऐसे बड़े मामलों में दिखाई नहीं देते। जब से मैं मू एस्टेट में शामिल हुआ हूं, मैंने रहस्यमय एस्टेट मास्टर को कभी नहीं देखा है, और इसके बारे में सब कुछ मास्टर मंडेला द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ऐसा लगता है कि एस्टेट मास्टर बहुत युवा है और केवल एक निम्न सांसारिक सम्राट है। अगर वो वापस भी आ जाए तो भी कोई मदद नहीं मिलेगी। मंडेला ने धीरे धीरे बदलती चर्चा सुनी। उनका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उन्होंने डांटते हुए कहा, चुप रहो। हॉल में सन्नाटा छा गया क्योंकि कई सम्राट चुप थे, जाहिर तौर पर मंडेला की महिमा से दबे हुए थे। मंडेला ने ठंडे इरादों से भीड़ को अनदेखा कर दिया क्योंकि हर कोई उसकी नजरों से बच रहा था। एक पल बाद उसकी नजर अचानक झपक गई जब उसने गेट के बाहर देखा और गंभीर स्वर में कहा, चूंकि हमारे बैंगनी बादल संप्रदाय के दोस्त आ गए हैं तो खुद को दिखाओ। जैसे ही मंडेला ने बोलना समाप्त किया, हॉल के बाहर एक मजाकिया हंसी गूंजी। खैर, ये अफवाह है कि म्यू एस्टेट के स्वामी अजीब पैदा हुए थे। खैर, वो वास्तव में प्रतिष्ठा के योग्य है। यह आवाज सुनकर कई संप्रभुओं के चेहरे बदल गए और उनकी आंखों में क्रोध उमड़ आया। इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई मास्टर मंडेला पर हंसने की? मंडेला की आंखों में भी क्रोध की चमक चमक उठी, लेकिन उन्होंने इसे दबा दिया। वो गेट को ठंडी निगाहों से देखती रही। तभी आध्यात्मिक प्रकाश उमड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद 3 परछाइयां आगे बढ़ रही थी। बैंगनी वस्त्र पहने 3 बूढ़े आदमी थे। नेतृत्व करने वाले का चेहरा किसी बच्चे जैसा गोरा और चिकना था। उसके बाल सफेद थे और चेहरा मुस्कुराता हुआ था, मानो कोई बाघ मुस्कुरा रहा हो। उसके पीछे बाकी 2 बूढ़े आदमी भी थे, घमंडी और अलग थलग से दिख रहे थे। जैसे ही वे हॉल में आए, उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के विशाल उतार चढ़ाव बिखेरे, और जो लोग उनके करीब थे वे तुरंत निराशा से उड़ गए। पूर्ण सांसारिक शासक लियू तियानदाओ और अन्य लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये उम्मीद नहीं की थी कि ये 3 संदेशवाहक पूर्ण सांसारिक शासक होंगे। इस बैंगनी बादल संप्रदाय की शक्ति वास्तव में अथाह थी। ये दुस्साहस, ये देखकर कि तीनों इतने दुस्साहसी थे, मंडेला की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उन्होंने एक झटका मारा और गहरा प्रकाश उमड़ पड़ा, एक रिबन में बदल गया जो अंतरिक्ष को भेदता हुआ चला गया। रिबन सफेद बालों वाले बुजुर्ग की ओर बढ़ा। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने पीछे से वार करते हुए ठंडी हंसी उड़ाई। उसकी मुट्ठी के ऊपर बैंगनी रोशनी उमड़ पड़ी। वो बैंगनी चांद की तरह रिबन से बेरमी से टकराई। धमाका! आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचंड तरंगे भड़क उठीं और हॉल हिल गया।
सफेद बालों वाला आदमी भी कुछ कदम पीछे हट गया, जैसे मंडला कांप रहे थे, अब टूटे हुए आर्मरेस्ट को पकड़े हुए। दोनों के बीच टकराव से पता चला कि वे बराबरी पर थे। हाँ, तुम एक प्राचीन मंडला होने के योग्य हो। तुम्हारी ताकत असाधारण है। मैं जी तियानबेई हूं। मू एस्टेट के स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने मंडला को अजीब तरह से देखा और तुरंत मुस्कुरा दिया। मैं मू एस्टेट का स्वामी नहीं हूं, मंडला ने भावशून्यता से उत्तर दिया। मैं तो बस गुरु की ओर से प्रभारी हूं। इसके अलावा आप बैंगनी बादल संप्रदाय के सदस्य हमारे छोटे से उत्तरी क्षेत्र में क्यों हैं? सफेद बालों वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे यकीन है कि गुरु मंडला भी जानते हैं कि उत्तरी क्षेत्र प्रतियोगिता के अधिपति जल्द ही आ रहे हैं। अपने संप्रदाय प्रमुख के आदेशानुसार मैं म्यू एस्टेट को बैंगनी बादल संप्रदाय की कमान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आया हूं। जब तक बैंगनी बादल संप्रदाय भविष्य में उत्तरी क्षेत्र पर शासन करता रहेगा, म्यू एस्टेट ने सराहनीय सेवाएं प्रदान की होंगी और उसे उत्तरी क्षेत्र में कई भूमि दी जाएंगी। ये कहते हुए उसने एक बैंगनी शिलालेख निकाला। उस पर आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा, जिससे एक हल्की सी भव्यता का आभास हुआ। उसने अपनी उंगली हिलाई और बैंगनी शिलालेख मंडेला की ओर चला। ये देखकर मंडेला भावशून्य रही और अपने छोटे से हाथ से हाथ हिलाया। एक अदृश्य शक्ति ने बैंगनी आदेश को रोक दिया और उसने बेपरवाही से कहा, हमारा म्यू एस्टेट कमजोर है। मुझे डर है कि अगर हम बैंगनी बादल संप्रदाय में शामिल भी हो जाएं, तो भी हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि आप किसी और को आमंत्रित करें। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हंसा। मास्टर मंडेला, हमारे बैंगनी बादल संप्रदाय द्वारा भेजे गए निमंत्रणों को कोई भी अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि आप विवेकशील होंगे। हालांकि वह मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्द एक बड़ी धमकी से भरे थे। मंडेला का छोटा सा चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने लापरवाही से कहा, अगर मैं आज काम पूरा नहीं कर पाया तो मुझे डर है कि मेरा मूड खराब हो जाएगा। अगर म्यू एस्टेट को कोई नुकसान होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। हालांकि वे केवल 3 ही थे। वे सभी पूर्ण सांसारिक शासक थे। जब तक वो रुका रहता, मंडेला बाकी 2 आदमी म्यू एस्टेट के बाकी शासकों को मिटाने के लिए जो चाहे कर सकते थे। ये सुनकर शासकों के चेहरे बदल गए। उनकी आंखें गुस्से और डर से भर गई। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पर्पल क्लाउड सेक्ट इस हद तक दबंग होगा। मंडेला भी गुस्से से कांप उठीं। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उनकी नजरें सफेद बालों वाले बूढ़े पर टिक गई। आदमी, उनका चेहरा बदल गया और आखिरकार उनकी प्रतिरोध शक्ति कमजोर पड़ने लगी। वो तीनों को रोक नहीं सकी। हाँ, यही तरीका है। पर्पल क्लाउड सेक्ट तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपनी आस्तीन लहराते हुए पर्पल एडेक्ट धीरे धीरे मंडेला की ओर गिर पड़ा। हॉल के अंदर कई शासकों ने पर्पल एडेक्ट को धीरे धीरे गिरते हुए देखा और उनके चेहरे काले पड़ गए। बैंगनी बादल संप्रदाय के इस कदम ने म्यू एस्टेट को पूरी तरह से बदनाम कर दिया था। मंडेला ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और आखिरकार भरी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो गिरते हुए फतवे को नहीं देखना चाहती थी। हालांकि जैसे ही मुख्य हॉल में सन्नाटा छा गया और फतवा गिरने ही वाला था, अचानक कहीं से एक हथेली प्रकट हुई और फतवे को थाम लिया। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बदल गया और उसने रूखेपन से कहा, वो कौन है? हॉल में जगह हिल गई और एक दुबली पतली युवा आकृति धीरे धीरे विस्मय की झलकियों के बीच प्रकट हुई। उसने बैंगनी फतवे को थाम रखा था और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। बैंगनी बादल संप्रदाय, तुम चाहते हो कि मेरा म्यू एस्टेट तुम्हारा अधीनस्थ हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम इसके लायक हो?
बोलते हुए उसने अपनी हथेली पर थोड़ा सा बल लगाया। बैंगनी बादल संप्रदाय का प्रतीक बैंगनी शिलालेख एक धमाके के साथ बैंगनी चूर्ण में बदल गया। भयभीत निगाहों के बीच लियू तियांदाओ और मंडेला ने भी इस समय अपनी आंखें खोली और उस परिचित आकृति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद हॉल में आश्चर्य से भरे उद्गार गूंज उठे। एस्टेट मास्टर मुचेन, अध्याय 1354, म्यू एस्टेट के स्वामी। मुख्य हॉल में अचानक हुए दृश्य ने सभी को चौंका दिया, और जब मंडेला और लियू तियांदाओ के उद्गार गूंजे तो भीड़ अचानक अपने होश में आ गई। हालांकि सभी का ध्यान उस बैंगनी शिलालेख पर केंद्रित था जिसे म्यू चेन ने अभी अभी तोड़ा था। वो बैंगनी शिलालेख बैंगनी बादल संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था। वर्षों से किसी ने भी बैंगनी बादल संप्रदाय के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। सार्वजनिक रूप से उन्हें कुचलने की तो बात ही छोड़ दे। ऐसा करना बैंगनी बादल संप्रदाय के प्रति एक अपमानजनक कार्य माना जाता, जिससे एक बड़ी आपदा आती। क्या वह हमारे म्यू एस्टेट का स्वामी है? वो बहुत छोटा और उद्दंड है। अब जब उसने बैंगनी शिलालेख को तोड़ दिया है तो हम बड़ी मुसीबत में हैं। वो बहुत आवेगी है। कई सम्राटों के चेहरे उदास थे जब वे आपस में फुसफुसा रहे थे। हालांकि वे इस व्यवहार से प्रसन्न थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि म्यू एस्टेट बैंगनी बादल संप्रदाय के प्रकोप का दंश नहीं झेल पाएगा। लगता है कि आपदा निकट है और म्यू एस्टेट खतरे में है। हमें खुद को बचाना होगा। भीड़ में से किसी ने घोषणा की। हॉल के अंदर शोरगुल मच गया। कई शक्तिशाली सम्राट म्यू चेन के साहसिक कार्यों से स्पष्ट रूप से भयभीत थे। आखिरकार बैंगनी बादल संप्रदाय के बिना भी 3 पूर्ण सांसारिक सम्राट मौजूद थे, जिनकी शक्तियां निश्चित रूप से म्यू एस्टेट का विनाश करने के लिए पर्याप्त थी। लियू तियांदाओ और पाताल लोक के महल के स्वामी, जो म्यू एस्टेट में शामिल होने वाले पहले लोगों में से थे, ने भी भौहें चढ़ा ली। उन्होंने आह भरी और चुपके से अपने सिर हिलाए, ये सोचकर कि आज की घटनाएं अच्छी तरह समाप्त नहीं होने वाली है। हॉल में हंगामा जारी रहने पर बैंगनी बादल संप्रदाय के 3 बुजुर्गों ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैंगनी आदेश को टूटते देख सफेद बालों वाले बूढ़े की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें ठंडी पड़ गई। हाँ, तुम कितने साहसी हो। इतने सालों में पहली बार मैंने किसी को मेरे बैंगनी बादल संप्रदाय के बैंगनी आदेश को तोड़ते देखा है, सफेद बालों वाले बूढ़े ने उदास स्वर में कहा। उसकी निगाहें ब्लेड की तरह तेज थी और उसने मुझ चेन को घूरा। अब से बस एक ही है। मुझ चेन ने लापरवाही से अपनी हथेलियों से धूल झाड़ते हुए बेपरवाही से कहा, मैं तुम्हें म्यू एस्टेट छोड़ने के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। मुझ चेन की नजर भयभीत शासकों पर पड़ी। उसे वे लोग याद आ गए जो डर गए थे और अपने डर के कारण पीछे हट गए थे। ऐसे लोग जो केवल अपना ख्याल रखते थे, ऐसे नाजुक मोड़ पर म्यू एस्टेट के किसी काम के नहीं थे। मुझ चेन की बातें सुनकर सफेद बालों वाला आदमी और बाकी दोनों चौंक गए। वे तुरंत हंस पड़े और उनकी हंसी बिजली की तरह गूंजी, जिससे पूरा हॉल हिल गया। लियू तियांदाओ और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे, साफ तौर पर इस उलझन में कि म्यू चेन को 3 पूर्ण सांसारिक शासकों से डर क्यों नहीं लगता। वे मंडेला की ओर देखे बिना नहीं रह सके। हालांकि वह चुप रही और म्यू चेन की आकृति को ध्यान से देखती रही। मुझे नहीं पता था कि म्यू एस्टेट का मालिक इतना छोटा बदमाश है जो खुद को बहुत ज्यादा आंकता है। सफेद बालों वाले बूढ़े ने विलाप में अपना सिर हिलाया, फिर कहा, ऐसे में म्यू एस्टेट के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं है। धमाका। जैसे ही उसका आखिरी शब्द निकला, उसके वस्त्र लहरा उठे और आध्यात्मिक ऊर्जा का विशाल विस्तार उससे बाहर निकल गया। पूरा हॉल ऐसे हिल गया मानो टूटने ही वाला हो। मैं तुमसे शुरुआत करती हूं, बदमाश। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी ठंड से मुस्कुराया। फिर जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया,
उसका शरीर म्यू चेन के सामने एक भूत की तरह प्रकट हुआ। उसने एक जोरदार वार किया, जिससे उसकी हथेली के नीचे की जगह फट गई, जिससे इस वार की अत्यधिक शक्ति का पता चला। हॉल के अंदर कई शक्तिशाली शासकों ने देखा कि जी तियानबे म्यू चेन को वही मार डालने का इरादा रखता है, इसलिए वे आश्चर्य से चीख पड़े। चाहे कुछ भी हो, वो म्यू एस्टेट का स्वामी था, और अगर वो यहां मर गया, वे जानते थे कि म्यू एस्टेट के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लियू तियानदाओ और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए, क्योंकि वे दांत पीस रहे थे और म्यू चेन की रक्षा के लिए कुछ करने ही वाले थे। हालांकि मंडेला ने उन्हें रुकने का संकेत देने के लिए हाथ हिलाया। मास्टर मंडेला, वे एक साथ चिल्लाए बिना नहीं रह सके। मंडेला का चेहरा ठंडा था, क्योंकि वो म्यू चेन की पीठ को घूर रही थी। जब म्यू चेन प्रकट हुआ, तो वो उस सूक्ष्म दबाव से पूरी तरह वाकिफ थी जो उससे निकल रहा था। इस दबाव ने उसे बताया कि म्यू चेन अब वैसा नहीं रहा जैसा वो जाने से पहले था। धमाका। हॉल में कई भयभीत निगाहों के बीच सफेद बालों वाले बूढ़े ने अपना वार किया, लेकिन जब वो म्यू चेन की छाती पर लगने ही वाला था, म्यू चेन ने अपनी हथेली हल्के से उठाई, जैसे वो किसी मक्खी को मार रहा हो। उसने सफेद बालों वाले बूढ़े की हथेली को फड़फड़ाते हुए स्पर्श से रोका। बोंग। एक धीमी सी आवाज गूंजी, जबकि कई सम्राटों ने अपनी आंखें बंद करनी शुरू कर दी। वे म्यू चेन को मौके पर ही नष्ट होते नहीं देखना चाहते थे। हालांकि जैसे ही वे अपनी आंखें पूरी तरह से बंद करने वाले थे, उन्होंने अचानक एक आकृति को इधर उधर लड़खड़ाते हुए देखा। हॉल का माहौल अचानक एक अजीब से सन्नाटे में डूब गया। वे सभी साफ देख सकते थे कि जो आकृति पीछे की ओर उड़ी और लड़खड़ा रही थी, वो असल में बैंगनी बादल संप्रदाय का जी तियानबेई था। फफ। सभी लोग अविश्वास से उस जगह को देख रहे थे जहां म्यू चेन खड़ा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसने पूरी बातचीत के दौरान अपनी अविचल मुद्रा बनाए रखी थी। वे सभी अवाक थे और सोच रहे थे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग की क्रूर मुक्का का म्यू चेन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो खुद उड़ गया। छिड़काव। जी तियानबेई की आकृति आखिरकार स्थिर हुई और उसने मुंह भर खून उगल दिया। वो भयभीत होकर म्यू चेन को घूर रहा था। अपने पिछले संपर्क में वो म्यू चेन की हथेली से निकलने वाली भयानक शक्ति को स्पष्ट रूप से जानता था। वो शक्ति उसके जैसे पूर्ण सांसारिक सम्राट के लिए भी भय का स्रोत थी। इस बिंदु पर उसे ये एहसास हुआ कि म्यू चेन एक बाघ था जो सुअर का वेश धारण किए हुए था। पूर्ण सांसारिक संप्रभुता की ओर आधा कदम। जी तियानबेई ने म्यू चेन को घूरते हुए दांत पीस लिए। जब वे पहले भिड़े थे, तो म्यू चेन की आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव भड़क उठे थे। ये एक स्पष्ट संकेत था कि वो पूर्ण सांसारिक संप्रभुता की ओर आधे कदम के स्तर पर था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि म्यू चेन अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ इस पद से कैसे हरा सकता था। वाह! जैसे ही ये टिप्पणी कही गई, हॉल में मौजूद कई संप्रभु भी चौंक गए। लियू तियानदाओ और अन्य लोगों को ये और भी अविश्वसनीय लगा। आखिरकार जब म्यू चेन ने म्यू एस्टेट छोड़ा था, तो वो सिर्फ एक निम्न सांसारिक संप्रभु था। लगभग एक साल में वो पूर्ण सांसारिक संप्रभुता की ओर आधे कदम तक पहुंच गया था। इसके अलावा सबसे भयानक बात यह थी कि पूर्ण सांसारिक सम्राट बनने के आधे कदम के रूप में वो जी तियानबेई को दबा सकता था, जो एक पूर्ण सांसारिक सम्राट था। ये लड़का चालाक है, हमें मिलकर उस पर हमला करना होगा, जी तियानबेई ने झटके से कहा। वो जानता था कि म्यू चेन कोई आसान नहीं है, इसलिए वो जानता था कि उससे अकेले लड़ना एक निरर्थक प्रयास होगा। उसके बगल में बैंगनी बादल संप्रदाय के अन्य दो पूर्ण सांसारिक सम्राटों ने गंभीरता से सिर हिलाया। म्यू चेन को घूरते हुए उनकी आंखों में जानलेवा इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। फूफ! हालांकि
इससे पहले कि वे एक साथ हमला कर पाते, म्यू चेन अचानक आगे बढ़ा। जैसे ही अंतरिक्ष विकृत हुआ, वो तीनों के सामने प्रकट हुआ। सम्राट दिव्य शरीर को मुक्त करो। तीनों पुरुष एक साथ दहाड़ उठे, जबकि एक विशाल आध्यात्मिक प्रकाश उनके पीछे एकत्रित हुआ जब उन्होंने उस प्रभु दिव्य पिंड का आह्वान किया। जैसे ही उनके पीछे आभा मंडल में एक विशाल छाया उभरी, एक क्रिस्टल प्रकाशित तार का पेड़ हवा में फूट पड़ा, गरजता हुआ। उनके आध्यात्मिक सुरक्षा कवच को भेदते हुए उनकी छाती पर धीरे से थपथपाया। धमाका! एक धीमी सी आवाज फिर गूंजी, जबकि मुख्य हॉल में सभी की पलकें झपक गई। उन्होंने देखा कि 3 आकृतियां बाहर निकली, फिर हॉल में पत्थर के खंभों से टकरा गई। फुहार! तीनों पुरुषों के मुंह से खून की फुहारें निकल रही थी, और उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक शक्तियां क्षीण होने लगी हैं। उन्होंने जल्दी से अपने सिर नीचे कर लिए और अपनी अपनी छाती पर क्रिस्टल ताड़ के निशान देखे। जैसे ही क्रिस्टल आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवाहित हुई, जहां भी वो गुजरी, उसने उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को दबा दिया, जिससे वो अब उनके नियंत्रण में नहीं रही। ऐसा लग रहा था मानो उसे सील कर दिया गया हो। कुछ ही पलों में उनकी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव पूरी तरह से गायब हो गए। तीनों की आंखें आखिरकार इस पल डर से भर गई, क्योंकि म्यू चेन के तरीके बहुत डरावने थे। चलो चले, उन्होंने एक साथ कहा। उनके चेहरे राग से तर थे जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आखिरी बूंदें समेटी और हॉल से बाहर निकल पड़े। वे म्यू चेन की ताकत से भयभीत थे। म्यू चेन ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे बेघर कुत्ते हों, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। धमाका! हालांकि जब वे मुख्य हॉल से बाहर भागे, तो अचानक एक प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति सीटी बजाती हुई आई। तब सभी ने देखा कि तीनों हॉल में वापस उड़ गए और फिर से जमीन पर गिर पड़े, पूरी तरह से अपमानित। हमारे युवा गुरु द्वारा तुम्हें आधिकारिक छुट्टी दिए जाने से पहले तुम तीनों बूढ़े कुत्तों ने जाने की हिम्मत कैसे की? हॉल के बाहर एक जोरदार हंसी गूंजी और लोगों ने 2 लोगों को हॉल में आते देखा। पहली महिला सफेद पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला थी, जिसका चेहरा शांत था। उसके पीछे एक हटकटा आदमी था, जो एक दूसरे पर मुट्ठियां भींच रहा था और जी तियानबी और बाकी दोनों को घूर रहा था। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव उसे घेरे हुए था, जिससे पता चल रहा था कि वह भी एक पूर्ण सांसारिक शासक था। जाहिर है, ये वही हट्टा कट्टा आदमी था जिसने अभी अभी तीनों पर वार किया था। तब म्यू चेन ने अपना सिर नीचे किया और भयभीत जी तियानबी और बाकी दोनों को शांति से घूरने लगा। क्या तुम तीनों सच में सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? हॉल में सन्नाटा छा गया और हर कोई उन 3 पूर्ण सांसारिक शासकों को घूर रहा था, जो सभी म्यू चेन के सामने कांप रहे थे। ये देखकर कि तीनों ने अपना पिछला अहंकार पूरी तरह खो दिया था, वे अपने दिलों में गर्व की भावना को बढ़ने से नहीं रोक सके। उन्होंने म्यू चेन को भय और श्रद्धा से देखा। अब उनके मन में अतीत के संदेह नहीं रहे। ऐसी भावना, ऐसा शक्तिशाली साधन, क्या वो म्यू एस्टेट का असली स्वामी है? अध्याय 1355 वश में करना। पूरा हॉल खामोश था और बीच में खड़ी युवा आकृतियों की राजसी आभा देखकर हर कोई दंग रह गया। यहां तक कि 3 भयभीत बैंगनी बादल संप्रदाय के शासक और म्यू एस्टेट के शासक भी भयभीत थे। लियू तियानदाओ और अन्य लोग अभी भी स्तब्ध थे, क्योंकि वे म्यू चेन की शक्ति से उबर नहीं पा रहे थे। वे भी लियू तियानदाओ की तरह बहुत लंबे समय से म्यू चेन से जूझ रहे थे। जब उसने पहली बार म्यू चेन को देखा था, तब म्यू चेन का उसके बेटे के साथ झगड़ा हुआ था। उस समय म्यू चेन उसकी नजर में एक तुच्छ चींटी थी, जिसे वो आसानी से मिटा सकता था। हालांकि किसने सोचा होगा कि कुछ ही वर्षों बाद उसकी आंखों में चींटियां अकल्पनीय गति से बढ़ गई थी, और अब
उनसे कहीं आगे निकल गई थी। उस युवा आकृति को देखकर लियू तियानदाओ ने अपने दिल में गहरी आह भरी। उसकी छिपी हुई अनिच्छा पूरी तरह से बुझ गई। पवित्र पूर्वज और पाताल लोक के महल के स्वामी जैसे अन्य लोग भी नम्र दिखे। जब उन्होंने म्यू चेन की ओर देखा तो उनकी निगाहों में भय और श्रद्धा का रंग भर गया। जब उत्तरी क्षेत्र गठबंधन म्यू एस्टेट बन गया और उन्होंने म्यू चेन को अपना स्वामी मान लिया, तो वास्तव में वे अपने दिल में ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। ये केवल मंडेला की शक्ति के कारण ही था कि उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन अंदर ही अंदर वे असंतुष्ट थे। आखिरकार 1 साल पहले म्यू चेन एकमात्र निम्न सांसारिक संप्रभु था। ये असंतोष पूरी तरह से गायब हो गया जब म्यू चेन ने 3 पूर्ण सांसारिक संप्रभुओं को रेत की बोरियों की तरह लात मारी। तभी उन्हें वास्तव में समझ आया कि मंडेला ने म्यू चेन को म्यू एस्टेट का स्वामी बनने के लिए क्यों चुना था। इस युवक की क्षमता बहुत भयानक थी। अपनी उम्र में वो पूर्ण सांसारिक सम्राट से आधा कदम दूर था और उसकी युद्ध शक्ति एक पूर्ण सांसारिक सम्राट से भी ज्यादा थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि जब वो भविष्य में स्वर्गीय सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ेगा तो वो कितना प्रचंड होगा। अपने एस्टेट मास्टर के रूप में इस तरह के अस्तित्व के साथ एक तरह से वे भाग्यशाली थे कि उन्हें एक मजबूत पृष्ठभूमि मिली। आखिरकार अपनी शक्ति के साथ भले ही वे स्वर्गीय संप्रभुओं के पास जाना चाहें, जरूरी नहीं कि दूसरे उनमें रुचि ले। निम्न सांसारिक सम्राट केवल उन सर्वोच्च शक्तियों में मध्यम श्रेणी के अधिकारी ही हो सकते थे। म्यू चेन की क्षमता को देखते हुए यह स्पष्ट था कि छोटा उत्तरी क्षेत्र उसे फंसा नहीं पाएगा। भविष्य में उसके पास उत्तरी क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने या यहां तक कि तियानलुओ महाद्वीप पर कब्जा करने का एक वास्तविक मौका हो सकता है, जिससे म्यू एस्टेट महान हजार दुनिया में एक प्रसिद्ध सर्वोच्च शक्ति में बदल जाएगा। उस समय वे खुश होते कि म्यू एस्टेट की पहली स्थापना के समय वे शीर्ष पदस्थ अधिकारी बनने के लिए भाग्यशाली रहे। इस समय वे मंडेला को देखे बिना नहीं रह सके। उनके चेहरे पर प्रशंसा की भावना थी, क्योंकि वे उनकी दूरदर्शिता के प्रति विस्मय में थे। उनकी निगाहों को भांपते हुए मंडेला ने अपने होंठ भींच लिए। वो म्यू चेन की क्षमता जानती थी, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि केवल 1 वर्ष से कुछ अधिक समय में वो व्यक्ति पूर्ण सांसारिक संप्रभुता के आधे चरण तक पहुंच जाएगा। मंडेला ने परस्पर विरोधी भावनाओं के साथ म्यू चेन को देखा। वो महसूस कर सकती थी कि म्यू चेन की युद्ध क्षमता वास्तव में उनसे आगे निकलने लगी थी। इससे वो थोड़ी चकित हुई। आखिरकार उन्होंने हमेशा म्यू चेन का समर्थन किया था और उसे आश्रय दिया था, लेकिन अब उनकी भूमिकाएं बदलने लगी थी। इससे उनका मूड थोड़ा जटिल हो गया। म्यू चेन उनकी परस्पर विरोधी भावनाओं से अनजान था, क्योंकि वो तीनों कांपती हुई आकृतियों को ठंडेपन से देख रहा था। म्यू चेन की उदासीन निगाहों के नीचे जी तियानबेई पीला पड़ गया और कांपते हुए बोला, मास्टर म्यू, हम तो बस संदेशवाहक है। हमारे बीच चाहे कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों न हो, कृपया दूतों पर गोली मत चलाइए। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीलबंद थी और वो एक साधारण बूढ़े व्यक्ति जैसा था। इसलिए उसे डर था कि म्यू चेन गुस्से में उसे मार डालेगा। तुम पहले ऐसे नहीं थे। म्यू चेन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। जी तियानबेई पहले बहुत घमंडी था, अपनी शक्ति का बेवजह दुरुपयोग करता था। जी तियानबेई मन ही मन करा उठा, मुझे कैसे पता था कि इस छोटी सी म्यू एस्टेट में इतने भयानक व्यक्ति हैं। पल भर में म्यू चेन ने उन तीनों को वश में कर लिया था। उस तरह की युद्ध शक्ति वास्तव में भयावह थी। अगर उसे इसके बारे में पता होता, भले ही उसमें कई गुना ज्यादा हिम्मत होती, तो भी वह म्यू एस्टेट में इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता। मैं अंधा था कि तुम्हारी ताकत को नहीं पहचान पाया। मैं सजा का हकदार हूं।
जी तियानबेई ने सूखी हंसी हंसी। उसकी चापलूसी की कोशिशें उसके पहले के व्यवहार से बिल्कुल अलग थी। तुम सच में मूर्ख हो, यह देखकर कि उस बूढ़े सनकी को जरा भी शर्म नहीं है। म्यू चेन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जैसे ही दूसरे शासकों ने यह देखा, वे उत्साहित और अपने बारे में अच्छा महसूस करने लगे। वापस जाओ और अपने बैंगनी बादल संप्रदाय से कहो कि भले ही मेरी म्यू एस्टेट मुसीबत नहीं चाहती, भी मुसीबत से नहीं डरते। अगर तुम्हें लगता है कि हम आसानी से हार मान जाएंगे, तो बेझिझक वापस आ जाओ। म्यू चेन बेपरवाही से मुस्कुराया। जी तियानबेई ने जोर से सिर हिलाया, जवाब देने से डरते हुए। जाओ। म्यू चेन ने उनके साथ समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। वो उन तीनों को अपने पास नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उन पर लगी मुहरें उन्हें 1 साल तक कमजोर बनाने के लिए काफी थी। हां, अब हम चलते हैं। यह सुनकर जी तियानबेई शर्मिंदा होकर बाकी दोनों के साथ पीछे हट गया। जहां तक उनकी मुहरों का सवाल है, उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। लौटने के बाद उनके संप्रदाय का नेता आसानी से उनका मुकाबला कर सकता था। तीनों को गलती से पीछे हटते देखकर म्यू चेन मुस्कुराया। तीनों लोगों ने सोचा कि उसकी मुहर तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब तक उनके संप्रदाय का नेता स्वर्गीय सम्राट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसकी मुहर तोड़ना संभव नहीं होगा। बैंगनी बादल संप्रदाय के दूतों को जाने के लिए मजबूर करने के बाद म्यू चेन ने मुड़कर उलझन में पूछा, 9 नेदर कहाँ है? वो पूरे म्यू एस्टेट में 9 नेदर की आभा महसूस नहीं कर पा रहा था। आपके पश्चिमी साम्राज्य महाद्वीप में जाने के तुरंत बाद वो 9 नेदरबर्ड कुल में वापस चली गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो आपके प्रशिक्षण की गति से प्रेरित हुई थी। वो विकास के मार्ग पर चलने वाली थी और ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो एक प्राचीन अमर पक्षी के रूप में विकसित हो सकती है। मंडेला ने उत्तर दिया। म्यू चेन ने सिर हिलाया। 9 नेदर का अमर पक्षी वंश बहुत मजबूत था, इसलिए उसके सफल विकास की बहुत संभावना थी। एक बार जब वो विकसित होने और अपने वंश को बढ़ाने में सफल हो जाती, तो वो एक वास्तविक प्राचीन अमर पक्षी बन जाती, जिसकी तुलना किसी स्वर्गीय शासक से की जा सकती थी। दिव्य पशु रूप की साधना एक अजीबोगरीब विधि थी। यदि कोई विकसित नहीं हो पाता, तो वो हजारों वर्षों तक अपनी शक्ति को परिष्कृत नहीं कर पाता। हालांकि एक बार विकास सफल हो जाने पर उसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से अद्भुत होती। म्यू चेन की नजरें संप्रभुओं की भारी भीड़ की ओर घूम गई और उन्होंने कहा, म्यू एस्टेट की देखभाल करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है। पिछले 1 साल में म्यू एस्टेट को मजबूत करते हुए मंडेला के लिए यह जरूर मुश्किल रहा होगा। हालांकि मंडेला ने म्यू चेन की आह पर बस आंखें घुमाई। इस आदमी ने अपनी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी है इतनी आसानी से। हे, तुम्हारा बदला चुकाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूं, म्यू चेन ने जल्दी से कहा और अपनी आस्तीन लहराते हुए एक काली रोशनी मंडेला की ओर चमकी। मंडेला ने एक गहरी सांस ली और काली रोशनी रुक गई, उसके सामने लटक गई। एक ब्लैकथॉर्न कोड़ा दिखाई दिया। यह है? मंडेला ने काले कोड़े को देखा और ठिठक गई। फिर उन्होंने चौंकते हुए कहा, क्या यह प्राचीन मंडला फूल की टहनियों से बनी अर्ध दुर्लभ दिव्य कलाकृति है? उसका मूल रूप भी एक प्राचीन मंडला फूल था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकती थी कि इस चाबुक का पिछला स्वामी कोई स्वर्गीय सम्राट रहा होगा। अब जब ये उसके हाथों में आ गया था, तो ये उसके लिए एकदम उपयुक्त था। मैंने सोचा था कि तुम्हारा तारों वाला दमन टॉवर हालांकि अच्छा था, अब उपयोगी नहीं रहा, इसलिए तुम इसे कुछ और अपना सकते हो। म्यू चेन हंसा। इस मंडला चाबुक से मंडेला की ताकत भी काफी बढ़ जाएगी। लगता है इस बार तुम्हारी फसल भरपूर है। मंडेला प्रभावित हुए, क्योंकि अर्ध दुर्लभ दिव्य कलाकृतियां अनमोल खजाने होती है।
कोई भी पूर्ण सांसारिक सम्राट इसे बहुत चाहता होगा। हॉल के अंदर अन्य सम्राट भी लार टपकाते हुए म्यू चेन की उदारता से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। अगर नीलामी की जाए तो एक अर्ध दुर्लभ दिव्य कलाकृति की कीमत सॉवरेन आध्यात्मिक द्रव्य की कुछ 100 मिलियन बूंदों के बराबर होगी। वास्तव में आपके पास एक विवेक है, मैं इसे ले लूंगा। मंडेला के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि वह उपहार से स्पष्ट रूप से बहुत संतुष्ट थी। मुचेन मुस्कुराई और मुड़कर कोंडो राजा, स्लीपिंग किंग और आध्यात्मिक शिष्य राजा की ओर देखा, जो सभी अब 9वीं श्रेणी के सॉवरेन के शिखर पर थे, निचले सांसारिक सॉवरेन से आधा कदम की दूरी पर। उसने थोड़ा सोचा, अपनी उंगली हिलाई और आध्यात्मिक प्रकाश की 3 किरणें उन तीनों पुरुषों पर बरसी। वे फिर 3 आध्यात्मिक गोलियों में परिवर्तित हो गई। ये चकनाचूर संप्रभु गोली है, जिसे विशेष रूप से 9वीं श्रेणी के संप्रभु और निम्न सांसारिक संप्रभु के बीच की बेड़ियों को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। आप तीनों इतने मजबूत हैं कि थोड़ी सी किस्मत से इसे तोड़ सकते हैं। म्यू चेन तीनों को देखकर मुस्कुराया। ये तीनों असली मूल सदस्य थे, जिन्होंने डालुओ क्षेत्र से मंडेला का अनुसरण किया था। उनकी वफादारी निर्विवाद थी, और अब जबकि म्यू चेन के पास उनकी मदद करने की क्षमता थी, तो उसे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। कोंडो राजा ने अपने सामने लटकी आध्यात्मिक गोली को देखा। उसका चेहरा खुशी से भर गया, क्योंकि उसने शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। हालांकि उन्हें तोड़ने का मौका बस थोड़ा सा ही मिला था। कभी कभी यह अवसर देर से मिलता था। इस चकनाचूर संप्रभु गोली के साथ वे तुरंत तोड़ सकते थे। धन्यवाद एस्टेट मास्टर। तीनों आभारी थे और उन्होंने आह भरी। जब म्यू चेन अभी अभी डालुओ क्षेत्र में पहुंचा था, तो वो एक छोटा कमांडर था, जिसकी पहचान उनसे बिल्कुल अलग थी। किसने सोचा होगा कि कुछ वर्षों बाद उसके लिए यह मुकाम हासिल करना संभव होगा? हॉल के अंदर कई सम्राट ईर्ष्या से देख रहे थे। आध्यात्मिक गोलियां जो लोगों को सफलता पाने में मदद कर सकती थी, काफी दुर्लभ थी और सामान्य नीलामी में मिलना मुश्किल था। इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एस्टेट मास्टर उन्हें मुफ्त में इनाम देगा। तीनों को इनाम देने के बाद म्यू चेन ने लियू तियानदाओ और अन्य लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। जी तियानबेई के साथ पिछली मुठभेड़ के दौरान वो लियू तियानदाओ और अन्य लोगों द्वारा उसकी रक्षा के लिए कार्य करने के संकेत महसूस कर सकता था। हालांकि अतीत में उसे उनसे थोड़ी नाराजगी थी। म्यू एस्टेट में शामिल होने के बाद लियू तियानदाओ और अन्य लोग अभी भी विश्वसनीय थे। हालांकि वे शुरू में थोड़े अनिच्छुक रहे होंगे, कुल मिलाकर वे भरोसेमंद थे। इस प्रकार उसकी आस्तीन के एक झटके से 5 आध्यात्मिक गोलियां लियू तियानदाओ की ओर उड़ गई और बाकी 4 ये आध्यात्मिक गोलियां जो उसने आध्यात्मिक तितली गोली परी से प्राप्त की थी, बहुत कीमती थी। तुम में से जिन 5 ने मंडेला को म्यू एस्टेट को मजबूत करने में मदद की, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ये दुर्भाग्य निवारण गोली है। तुम्हारी सफलता की क्षमता के आधार पर तुम्हें निचले से ऊपरी सांसारिक सार्वभौमिक के पद पर पदोन्नत किए जाने की संभावना है, म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू तियानदाओ कांप उठा। उसकी आंखों से परमानंद की धारा बह निकली। वे कई वर्षों से निचले सांसारिक सार्वभौमिक के पद पर अटके हुए थे और आगे नहीं बढ़ पाए थे। इस प्रकार कोई कल्पना कर सकता था कि ये गोलियां उनके लिए कितनी कीमती थी। इसके अलावा आध्यात्मिक गोलियां उन गोलियों से भी दुर्लभ थी जो कोंडो राजा और अन्य लोगों को दी गई थी, और उन नीलामियों में ये एक खूनी लड़ाई होती। हम एस्टेट मास्टर का धन्यवाद करते हैं। 5 लोगों ने ध्यान से आध्यात्मिक गोलियां ली, फिर गंभीरता से अपनी मुट्ठियां बांध ली और झुक गए। म्यू चेन की हरकतें स्पष्ट रूप से उसके रवैये की अभिव्यक्ति थी। वह
किसी भी पुरानी शिकायतों को नजरअंदाज कर सकता था, बशर्ते वे भविष्य में वफादार रह सकें। म्यू चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। मुख्य हॉल में अन्य शासकों ने देखा कि कोंडो राजा, लियू तियानदाओ और अन्य लोगों को पुरस्कृत किया गया था। वे सभी बेहद ईर्ष्यालु लग रहे थे, हालांकि वे ये भी समझते थे कि ये लोग उन लोगों का पहला समूह थे जो म्यू एस्टेट की स्थापना के समय इसके प्रभारी थे। वे अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत होने के हकदार थे। म्यू चेन ने भीड़ में चारों ओर देखा और धीरे से कहा, म्यू एस्टेट में मेरे पास एक स्पष्ट पुरस्कार और दंड व्यवस्था है। जब तक भविष्य में आपके पास योग्यता है, स्वाभाविक रूप से आपको उसी के अनुरूप पुरस्कार मिलेगा। जी हां, सर, सभी शासकों ने गगनभेदी स्वरों में एक स्वर में कहा। यह दृश्य देखकर मंडेला मुस्कुराए। म्यू चेन के पुरस्कार वास्तव में शानदार थे और उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण होने वाली अप्रचितता की समस्या को तुरंत ही समाप्त कर दिया। इन पुरस्कारों ने उन्हें म्यू एस्टेट में एक सच्चा बंधन बनाने में भी मदद की। इसके बाद जब तक वो आदेश देते रहे, म्यू एस्टेट के अनगिनत शासक उनकी सेवा करने की पूरी कोशिश करते रहे। म्यू चेन ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर मंडेला की ओर देखा और फुसफुसाए, अब आइए इस बैंगनी बादल संप्रदाय के बारे में बात करते हैं और हमें वास्तव में क्या करना चाहिए।